ओके, अभी यहाँ पे जितने लोग हैं सबने वाइवा दे दिया है अपना, मतलब प्रेजेंटेशन दे दिया है सबने? यस मैम। कोई ऐसा है जिसका भी यहाँ पे छूटा हुआ है प्रेजेंटेशन? नो वन? ओके, आई कॉल दिस मीटिंग बिकॉज आपके एग्जाम बहुत पास हैं और आप लोग तैयारी करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है? और किस तरह से आपको क्योंकि आप लोग आई थिंक आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, तो इसलिए गाइड कर देना आपको थोड़ा जरूरी है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर का क्या होगा। देयर विल बी 5, मतलब 5 यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा और नहीं होगा कुछ, ठीक है? हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। देन क्वेश्चन आपको किस तरह से बनते हैं आपको पता है, मैं कई बार पढ़ाते समय भी आप लोग को बताती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। लाइक जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट जो होती है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ठीक? इंट्रोडक्टरी पार्ट का मतलब एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पता होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है वो पता होना चाहिए, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को आप देखते हो डेवलप होते हुए, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। इस तरह से मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं मतलब बताने जा रही हूँ आपको, एक आइडिया दे रही हूँ कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इनके बारे में आप डिटेल में डिस्क्राइब कर सकें और इसका रोल जो है वो क्या होता है, क्या है इंडियन इकोनॉमी में। फिर लाइक आपका जो है एंटरप्रेन्योर में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप भी इम्पोर्टेंट है, एंड शॉर्ट नोट्स आते हैं इनके, जैसे कि एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर क्या है ना, इनके बीच में डिफरेंसेस बताइए, एंटरप्रेन्योर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, है ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? फर्स्ट मिनट में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे? यस मैम। देन फैमिली बिजनेस इंपॉर्टेंट है आपका, तो फैमिली बिजनेस से एक फुल क्वेश्चन बनना ही बनना है ना, कि व्हाट इज फैमिली बिजनेस और उसकी जो भी चीजें हैं उनको, उसकी ग्रोथ और कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीजें आपको, और फैमिली बिजनेस का भी जो है रोल इकोनॉमी में काफी अच्छा होता है, तो उसके ऊपर भी कई बार पूछ दिया जाता है कि मतलब आपकी कॉमन सेंस से आप उसको लिख सकते हो, लेकिन मतलब पढ़ लोगे तो और अच्छे से लिख पाओगे, तो उसका से भी पूछ दिया जाता है कई बार, और नहीं भी पूछा जाता है तो आपको फैमिली बिजनेस के बारे में पूरी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। देन आपका जो बिजनेस आइडिया है, यानी कि सोर्स ऑफ आइडिया ना, आइडिया जनरेशन और अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया है ना, सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, तो ये इनसे इन चीजों को पूछा जाता है डिटेल में, ठीक है? फिजिबिलिटी स्टडी है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में कोई दो या तीन पूछी जा सकती हैं, लाइक मार्केट फिजिबिलिटी है, आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है ना, इस तरह से। तो शॉर्ट नोट या ब्रीफ नोट या नोट्स में पूछी जा सकती हैं, या फिर फुल क्वेश्चन पूछ दिया कि ये फिजिबिलिटी को डिफाइन करिए, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। देन एमएसएमई के ऊपर फुल क्वेश्चन बनना ही बनना है, आपको पता है कि एमएसएमई क्या है, इसका इकोनॉमी में क्या रोल होता है ना, और एमएसएमई को गवर्न करने वाली पॉलिसीज क्या हैं, तो ये सब हम लोगों ने किया है क्लास में अच्छे से, और आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी कई लोगों ने प्रेजेंट किया है, तो आपको पॉलिसीज गवर्निंग एमएसएमई और फुल क्वेश्चन अबाउट एमएसएमई प्रिपेयर करना है। देन फंडिंग में मतलब इसमें जैसे आपको 2 क्वेश्चन बनने हैं, तो फंडिंग पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग
इनको एक साथ पूछा जा सकता है या फिर आपको अलग अलग दे करके शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। ठीक, तो उसमें आपको फोकस करके इंसेंटिव, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स के ऊपर फोकस करके आपको पढ़ना रहेगा। और आपका जो है ये मैंने बताया ही था आपको कि नाबार्ड और DIC है ना, SI ये सब जो है इन पे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग को पूरे मतलब सारी यूनिट से दो दो क्वेश्चन बनेंगे और दो दो क्वेश्चन में से कोई एक एक क्वेश्चन करना रहेगा। तो इस तरह से पढ़िएगा कि आप लोग के क्वेश्चन जो है वो कोई भी मिस ना हो और आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। कोई भी क्वेश्चन किसी को छोड़ना नहीं है, सब आंसर करने हैं और मतलब बहुत ही नीटली एंड प्रॉपर्ली आंसर करना है। एक जहां से आप स्टार्ट करो एक क्वेश्चन और फिर जहां पे एंड हो जाए तो वहां नीचे से फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करो, फिर न्यू पेज से नया क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करो। ठीक है, Yes, तो ma'am. लिखना आप लोग, क्योंकि आप लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो। बाकी बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ आएगा, जैसे मैंने बता दिया आप लोग को कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जनरल क्वेश्चन आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप पे मतलब आएगा ही आएगा, क्योंकि वो है और इंट्रोडक्टरी एक रहता ही है पहली यूनिट का टॉपिक। दूसरा आपका फैमिली बिजनेस है, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरी यूनिट का भी आपका तैयार हो गया। तीसरी चीज आपकी वो हो गई MSME है, क्या था? बिजनेस आइडिया मैम। हाँ, उसपे आपका फुल क्वेश्चन बनेगा। आइडिया जनरेशन, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन और सोर्सेस ऑफ आइडिया, है ना, ये सारी चीजों पे। या फिर आपने फिजिबिलिटी का अच्छे से तैयार कर ली तो फिजिबिलिटी में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। जितनी भी फिजिबिलिटी स्टडी है इसमें जो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग और इंडस्ट्री एनालिसिस, ये भी मतलब जैसे शॉर्ट नोट बनते हैं तो फिर इनमें से चॉइसेस देके शॉर्ट नोट कई बार दे दिए जाते हैं। और फिर आपका MSME पे आप अच्छे से पॉलिसीज गवर्निंग तैयार कर लोगे तो उसमें क्वेश्चन आपका मिल ही जाएगा। और उसके बाद आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो तैयार कर लोगे। तो इस तरह से आपकी जो है सारी यूनिट से आपको सिंपली मतलब आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को अभी मतलब लग रहा हो कि पढ़ना है, नहीं समझ आया है, कुछ ऐसा तो नहीं है? Ma'am, not yet. Like if we start studying and if we face problem, can I contact you, like any one of us, with the Okay, questions you can arise? you can contact me Okay. and we will decide a particular time Okay, and ma'am. then we can discuss that topic. Okay, Okay, ma'am. तो आप लोग यूनिट वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने एक आपको ब्रीफ कर दिया कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते हैं, और आपको उनके आंसर्स मतलब अच्छे फुल क्वेश्चन जैसे आप लोग असाइनमेंट्स में लिखते हो तो उस तरह से आपको फुल क्वेश्चंस लिखने रहेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स बात में? Ma'am, can you share the important question set if possible? Ma'am, or previous year question if possible. हाँ हाँ, Ma'am, can you please share previous year question if possible? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो 2 सालों से तो पेपर ही नहीं हुआ है और 19th का जो पेपर है वो अभी किसने मुझे शेयर किया था? दिव्यांशु ने किया था। तो दिव्यांशु, आर यू देयर? दिव्यांशु है क्या यहाँ पे क्लास में? नहीं है। ओके, Ma'am, Ritu ma'am told me yesterday that if we want previous year question papers and something like that, तो वो कुछ मार्केट में बुक्स अवेलेबल ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज 2 साल से पेपर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन पेपर मिलना मुश्किल है। हाँ वही बात है कि क्वेश्चन पेपर हम लोग के पास 1-2 साल के रहते थे, बट अभी तो 2 साल से पेपर ही नहीं हुए,
तो अभी एक 2019 का एक पेपर है जो मुझे दिव्यांशु केशरी ने आपकी क्लास के शेयर किया है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और ओके मैम। क्वेश्चंस बेटा मैंने बता आई हैव मतलब इस तरह एक तरह से मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया कि किस तरह से क्वेश्चंस आते यस हैं, मैम। है ना। तो कुछ एंड ऐसा मैम अलग से ऑल्सो द लेंथ ऑफ द आंसर्स, हम कितने मतलब लेंथी आंसर्स लिख सकते हैं? आप अपना टाइम मैनेज कर लो कि आपको 3 आवर्स में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको कितना टाइम लेकर ओके के एक मैम। आंसर लिखना है, क्योंकि एक ही आंसर को आप अगर 20-25 पेज का लिख दोगे और बाकी आंसर छोटे हो जाएंगे तो मतलब नहीं है। तो आप जो है जैसा करो कि 10 पेजेस अगर आप लिख सकते हो मैम पर क्वेश्चन पर क्वेश्चन 7 to 8 पेजेस एटलीस्ट, है ना। 8 पेजेस 8 to 10 तो मेरे ख्याल से हो ही जाते हैं वो। एमसीक्यूज भी रहेंगे ना, लाइक वील गेट द एमसीक्यूज इन द क्वेश्चन पेपर? एमसीक्यूज एमसीक्यूज भी रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, नहीं और नहीं नहीं जस्ट नहीं 5 नहीं, क्वेश्चन? जस्ट 5 क्वेश्चंस मींस देयर विल बी 10 क्वेश्चंस। यस मैम, और लाइक इधर और वाले में ना? हाँ, मतलब यूनिट वाइज आपको रहेंगे क्वेश्चंस, और हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें और लगा रहेगा। आइदर यू हैव टू अटेम्प्ट 1 और 2, है ना। पहला अटेम्प्ट करना है या दूसरा, फिर तीसरा या चौथा, इस तरह से रहता है। और सबके सारे क्वेश्चंस के मार्क्स जो है वो इक्वल होते हैं, 12 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और 60 मार्क्स के आपका पूरा एक्सटर्नल का पेपर रहता है। तो आपको 12 नंबर के हिसाब से अपना एक क्वेश्चन लिखना रहेगा, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। और अपने टाइम के हिसाब से भी लिखना रहेगा कि आपको उतना टाइम डिवाइड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले यूनिट में आपको बताया कि आप एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ना। और इसका तो अब एंटरप्रेन्योर लिखोगे तो आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह जो भी आपको पता है, या इवोल्यूशन वगैरह आपको पता है तो वो थोड़ा बहुत आप दे सकते हो। देन इसका रोल क्या होता है इंडियन इकोनॉमी में, तो वो आप अपना बता सकते हो। जी मैम। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फुल क्वेश्चन आपका एक मिल जाता है एंटरप्रेन्योर, आपको तो खुद ही से देख के ही यूनिट समझ में आ जाएगा। फिर जैसे उसमें आपको इम्पोर्टेंट दिखता है कि एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, इनके बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इट कैन बी गो इन शॉर्ट नोट्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो इसको आप जो है शॉर्ट नोट्स में पढ़ सकते हो, और डिफरेंसेस पढ़ोगे तो बहुत लेंदी तो रहेंगे नहीं, डिफरेंसेस का मतलब 1-2 पेजेस में रहेंगे डिफरेंसेस, तो उस तरह से वो जा सकता है। फिर आपका सेकंड यूनिट में मैंने बता ही दिया कि फैमिली बिजनेस जो है उसके बारे में पूरा ओवरऑल आप एक व्यू ले लो, तो आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाता है। अब देखो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पहला क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। फैमिली बिजनेस में आपने ओवरऑल तैयार कर लिया तो आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और मतलब एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही कि जो ओवरऑल फैमिली बिजनेस पूछेगा, तो उसमें आप लिख ही दोगे उसको पूरा, जितना आपको पता रहेगा फैमिली बिजनेस के बारे में, जितना आपको टाइम परमिट करे, ठीक है। क्लियर। थर्ड में मैंने आपको बोल ही दिया कि आइडिया जनरेशन, सोर्सेज ऑफ आइडिया जनरेशन, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, इनसे जो है जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट 3 to 4 टॉपिक्स हैं, 2 to 3 टॉपिक्स, उनसे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है फुल क्वेश्चन, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर फोर्थ यूनिट में भी आपका जो है एमएसएमई पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमएसएमई के ऊपर पूरा तैयारी कर लीजिए। और एमएसएमई की पॉलिसीज जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है रिगार्डिंग एमएसएमई, इतना कर लोगे तो इतना तैयार हो जाएगा। और फिफ्थ यूनिट में मैंने बता दिया आपको कि आपकी जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, क्या इंसेंटिव्स हैं ना, फंडिंग क्या है, इस तरह से है, तो क्या मतलब उसका कंट्रीब्यूशन क्या है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का इन प्रमोटिंग एसएमईज। तो ये आपका बता ही दिया मैंने कि फुल क्वेश्चन में आता है। आपका सिंपल सीधे सीधे यूनिट वाइज आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ लेना है टॉपिक्स को, ठीक है। ओके मैम। और आपको आइडिया जनरेशन वाले चैप्टर से आपको समझ में आ रहा है कि फिजिबिलिटी और एनवायरमेंटल स्कैनिंग वगैरह मैंने कराया है, तो उनमें से नोट्स बन सकते हैं। तो बहरहाल मेरा ये कहना है कि आप लोग जितना कर सकते हो उतना कर लो,
बाकी मैंने आपको मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे, जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया, ब्रीफ कर दिया। कुछ यूनिट्स तो ऐसे हैं जिनमें ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है, जैसे फैमिली बिजनेस वाला यूनिट है। आप फैमिली बिजनेस पूरा पढ़ लोगे तो उससे क्वेश्चन बन जाएंगे, और फर्स्ट मतलब एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट फैमिली बिजनेस से पूरा पूरा होगा ही, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे उसको। फिफ्थ यूनिट में भी मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने बताया था नाबार्ड, डीआईसी, इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है। मैंने ये भी आपको बता दिया कि फुल क्वेश्चन में आपको सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो वो है कंट्रीब्यूशन है, या जो भी उसका फॉर्मेट है, जो लैंग्वेज जो लिखी हुई है, रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। और इसमें फोकस किस पे देना है? इंसेंटिव, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स पे। तो ये आपको फुल क्वेश्चन बना बनाया मिल रहा है, आपको पता ही है, मतलब मैं बता ही रही हूँ कि इस पे बनता ही है क्वेश्चन, आता ही है, रोल पूछा ही जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इन जनरल। तो अब क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो और 2 साल से पेपर नहीं हुए हैं, तो इसलिए पेपर मतलब आपको बहुत घुमाया नहीं जाने के चांसेस हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे टॉपिक वाइज, तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, मैं अलग से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि अब मुझे क्या पता है कि पेपर में क्या दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, बन जाते हैं क्वेश्चन। हेलो मैम, लास्टली कि हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा और अकॉर्डिंगली उसी लेंथ से लिखना पड़ेगा हमें? हाँ, हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, क्योंकि आपके 60 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। 60 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 12 मार्क्स पर क्वेश्चन, है ना। तो आपको 12 मार्क्स के हिसाब से ही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो आप इस तरह से अपना थोड़ा राइटिंग की भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए कि थोड़ा अच्छा सा लिख पाए। और ऐसा नहीं है कि लेंदी लिखोगे तभी अच्छा लिखोगे, पॉइंट वाइज अच्छा सा लिख दिया, सारी चीजें क्लियर कट बता दी। लेकिन ये, हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल मतलब एक फैक्ट है कि जब आप लिखते हो ज्यादा, तो आपको मार्क्स अकॉर्डिंगली, मतलब देखने वाले को एक ऐसा लगता है ना कि हाँ बंदे ने लिखा है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख दो, रिलेवेंट लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोई डाउट, कुछ भी और कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ पूछना है? यस मैम, हेलो यस मैम, मैम फिफ्थ यूनिट का। हेलो हाँ, मैम, फिफ्थ यूनिट का। क्या 5th यूनिट का? फिफ्थ यूनिट का समझ में नहीं आया था, रूल्स एंड गवर्नमेंट वाला, थोड़ा सा डाउट है। 5th यूनिट का क्या नहीं समझ में आया था? रूल्स एंड गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ स्टेट एंड मैम सेंट्रल। रूल, यस मैम। रूल समझ में नहीं आया था कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि किस तरह बनता है? क्या नहीं समझ में आया? मैम उसका अंदर का मतलब वही डिफाइन कर देते, थोड़ा सा एक्सप्लेन। अच्छा, टॉपिक एक्सप्लेन करने को बोल रहे हो? यस मैम, यस मैम। अच्छा, तो उसको फिर किसी और टाइम रखते हैं, मैं देख लूंगी। अभी मेरे पास अभी कुछ ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक मैं कलेक्ट कर लूंगी, ओके मैम। फिर देखती हूँ। नहीं तो मैं अच्छा, और किसी को भी डाउट है क्या? अच्छा, रूल्स वाला तो किसी ने किया भी था, प्रेजेंटेशन भी किया था ना किसी ने, रूल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा करते हैं ना, इवनिंग में रख लेते हैं उसको, ठीक है। ओके मैम। और किसी को भी डाउट है कि केवल अनुकृति को ही डाउट है? नहीं मैम, मुझे भी डाउट था। अच्छा, तो ठीक है, रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है हम लोग इवनिंग में कर लेते हैं उसको, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके, ठीक है, वाइंड अप करें? कुछ और डाउट तो नहीं? नो मैम। नो मैम। ठीक है, मैम तो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होते हैं? हाँ हाँ बेटा, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं रखे हैं मैम एग्जाम में? वो पेपर का वही पैटर्न ही है ना, जो हायर एजुकेशन से बोला जाएगा उसी तरह से चलता है पेपर। स्किल में मैम 60 मार्क्स का था, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव भी रखे थे। स्किल में कहाँ 60 मार्क्स का था? 60 मार्क्स का था तो स्किल जो है वो टोटली डिफरेंट है ना। स्किल जो है वो जो हमारा बेसिक सिलेबस है उससे अलग रहता है, वो बाद में लॉन्च हुआ है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। और ये जो पेपर का पैटर्न है, ये ऐसा ही पैटर्न मतलब
अप्लाइड है हायर एजुकेशन की तरफ से। जी मैम। तो इसमें फेरबदल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैटर्न जो है वो मतलब फेरबदल करने के लिए वो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। तो इसलिए जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। फुल लंबे क्वेश्चन ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में 2 या 4, अगर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो 4 भी दे देते हैं कई बार 3 दे के उसमें से कोई 2 शॉर्ट नोट करने को बोल देते हैं। और या तो फिर फुल क्वेश्चन आता है, तो फुल क्वेश्चन के भी 2-3 पार्ट्स रहते ही रहते हैं, है ना। जैसे एक बार कुछ पूछ लिया कि व्हाट इज दिस, फिर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पूछ लिया या उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया, फिर और उससे कुछ रिलेटेड पूछ लिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको पार्ट्स में रहते हैं, तो उस हिसाब से पार्ट्स में आप अपना कर अटेम्प्ट करते हो तो मार्क्स मिल जाते हैं ठीक ठाक। अब 12 नंबर का है तो आंसर देते हैं हम, जैसे डेफिनेशन वगैरह आती है तो उसमें सन वगैरह भी डालना जरूरी रहता है क्या, कि सन में ये नेगेटिव हुआ है? अगर टॉपिक वैसा है कि उसमें सन रिक्वायर्ड है तो जरूरी रहता है। टॉपिक ऐसा नहीं है, अब कोई स्कीम है उसके बारे में पूछा जा रहा है, जैसे डीआईसी या नाबार्ड है, मैंने बोला तो डीआईसी या नाबार्ड के बारे में बताओगे तो वो कब स्टैब्लिश हुआ उसमें, तो उसमें आप उसमें डालना पड़ेगा, जरूरी है ना। और ऐसे इन जनरल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ आपको सन वगैरह याद है तो डाल दीजिए। और अभी तो आप पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। तो सन वगैरह मतलब कहीं पे जहाँ पे लगता है कि डाल देने से थोड़ा सा ग्रेस बढ़ जाएगा आपके आंसर का, तो वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम जो अपने एग्जाम होंगे उसमें पासिंग मार्क्स नंबर कितना होंगे? पासिंग मार्क्स आई थिंक 40 मार्क्स होते होंगे। और मैम टोटल 60 का है ना? नहीं 40 मार्क्स आई थिंक टोटल होता होगा। मैम 24 होते हैं। हाँ 24 होंगे, मतलब 40% होता होगा ना। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। 100 में से 40 मार्क्स पास होता है, तो इसमें 60 का 40% जो होगा वो होगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और पासिंग मार्क्स पूछने की क्यों जरूरत पड़ रही है? पास थोड़ी ना सिर्फ होना है, अच्छा से लिखोगे तो नहीं अच्छा मैम, तो टोटल मार्क्स 60 का पेपर होगा। एक्चुअली मैम जब मैंने पिछले पेपर देखा तो उसमें 70 मार्क्स के पेपर थे। नहीं है 60-40, क्योंकि ये सीबीसीएस है ना, तो इसलिए यहाँ इसमें 60-40 का रहता है। अच्छा ओके मैम। इसलिए कि एक्सटर्नल में मार्क्स कभी कम भी आ सकते हैं। इंटरनल में अगर आप अच्छा अपना सब कुछ रखोगे तो टीचर के ऊपर होता है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स भी दे सकता है, दे देगा। मतलब अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है, आपने सब कुछ अच्छे से किया है तो। अच्छा ओके मैम। ओके, तो इसलिए आपके फायदे के लिए है, बट अगर आपका फायदा उठा सको तो। अब बुला रहा है टीचर, प्रेजेंटेशन दे दो, आ ही नहीं रहे हो तो क्या, फिर टीचर भी जरा क्या करेगा, को काटना ही पड़ेगा मार्क्स। ठीक है, तो अब मैंने इसलिए आप लोग को थोड़ा सा कि कंट्रोल हो जाओ आप लोग, कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से यूनिट वाइज पढ़ते जाओ और आराम से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ऐसा मतलब ऐसा बहुत टफ पेपर नहीं बनता है। ठीक है, ओके मैम। चलो। तो यहाँ मतलब मैं कौन कह रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दीजिए? अभी तो जरूरत नहीं है ना शेयर करने की, अब क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि मैं शेयर कर दूं, और मान लो मैं कर दूं और फिर वो नहीं आए तो आप लोग परेशान होगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू ब्रीफिंग कर दिया कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनता है, तो आप अगर उस तरह से अगर पढ़ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके देन, बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम।